नया फेक अकाउंट बनाया और मौली का सोशल मीडिया ढूंढा। जो दिखा उसे देखकर रोंगटे खड़े हो गए। उसकी प्रोफाइल जानवरों पर जुल्म करने वाले वीडियो से भरी थी। हमारे मोहल्ले की बिल्लियां और कुत्ते। मैं एक साइको के बगल में रह रहा था। मैंने फौरन उन सबका स्क्रीनशॉट लिया और रिकॉर्डिंग कर ली। तभी उसकी फॉलोइंग लिस्ट में मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। मेरा एक ऐसा फॉलोअर जो कभी कुछ पोस्ट नहीं करता था, पर मेरी हर पोस्ट को दिन में 50 बार देखता था। मुझे शक हुआ, क्या ये ज़ेंग्यू है? इस वक्त मैंने वो दिल वाला पत्थर और अपने घर के आंगन के मोगरे के फूलों की एक साथ फोटो खींची और इंटरनेट पर डाल दी। साथ में एक प्यार भरी कहानी भी शेयर कर दी। एग्जाम खत्म होने के अगले ही दिन मम्मी ने अपनी 15 दिन की छुट्टी ले ली। पापा ने दुकान पर ताला जड़ा और हम तीनों सीधे अपने गांव निकल गए। जब गांव वालों ने गले लगाया तब जाकर कलेजे को ठंडक मिली। पिछले जन्म का वो सारा डर और तनाव जैसे कहीं गायब हो गया। मैं अपने छोटे भाइयों और कुत्ते के साथ खेतों में पागलों की तरह दौड़ता खेलता, पर मेरी नजर अभी भी ज़ेंग्यू की खबरों पर थी। उम्मीद के मुताबिक आईसीयू में 6 दिन रहने के बाद उसे होश आ गया और बिल्कुल पिछले जन्म की तरह उसने इंटरनेट पर रोना धोना शुरू कर दिया। उसने बस स्टैंड पर मौजूद उन 7 आंटियों, बस ड्राइवर और मुझ पर इल्जाम लगाया कि हमने उसे मरते हुए छोड़ दिया। उसकी हालत सच में तरस खाने लायक थी। दिल का दौरा पड़ने और इलाज मिलने के बीच 40 मिनट का गैप हो गया था, जिससे उसके शरीर की बैंड बस चुकी थी। अब उसे जरा सा भी झटका लगता तो उसकी जान जा सकती थी। दिमाग की कोशिकाओं को गहरा नुकसान पहुंचा था और ऑक्सीजन की कमी से उसकी किडनियां फेल हो गई थी। अब वो पूरी जिंदगी डायलिसिस के भरोसे थी। वो 18 साल की थी, एग्जाम देने निकली थी। उसके साथ बुरा हुआ, ये सच है। पर क्या इसका मतलब यह है कि हम सब उसकी बर्बादी का बिल भरें? पिछले जन्म की तरह इंटरनेट के कीड़ों ने बस स्टैंड पर मौजूद हर इंसान की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी। मैं सबसे पीछे था, फिर भी सबसे पहले मुझे निशाना बनाया गया। किसी ने मेरी सुबह 6:30 बजे घर से निकलने वाली फोटो डाल दी और सवाल उठाया कि 5 मिनट का रास्ता तय करने में मुझे 7 क्यों बज गए। लोग कहने लगे, भाई इतनी देर क्यों लगाई? इसकी भी गलती है। वाह भाई, गलती है की भी हद होती है। पर इस बार मैं कच्चा खिलाड़ी नहीं था। मैंने रास्ते भर जो फोटो खींची थी और छेप कर 50 मिनट पर जो पत्थर वाला स्टेटस डाला था, वो सब सबूत थे। पापा ने उस मोगरे वाले दादाजी से बात की जो हमारे पुराने कस्टमर थे। दादाजी ने अपने घर के सीसीटीवी की फुटेज दे दी। उसमें साफ दिख रहा था कि 7 बजे तक तो मैं उनसे बातें कर रहा था और फूल तोड़ रहा था। मोड़ की वजह से मुझे बस स्टैंड दिख ही नहीं रहा था। ऊपर से मैंने चश्मा भी नहीं पहना था। बाकी पड़ोसियों के कैमरों ने भी साबित कर दिया कि मैं वही था। बस के कैमरे ने दिखा दिया कि मैं बस स्टैंड पर पैर रखने से पहले ही गाड़ी में चढ़ गया था। मेरा ज़ेंग्यू से आमना सामना हुआ ही नहीं। जब इतने पक्के सबूत सामने आए तो लोगों की सहानुभूति मेरी तरफ मुड़ गई। मैं तो एक सीधा साधा स्टूडेंट था जिसे बेवजह घसीटा जा रहा था। और वो आंटिया, भाई साहब, वो तो प्रोफेशनल फाइटर निकली। जैसे ही ज़ेंग परिवार ने उन पर इल्जाम लगाया, आंटियों ने सीधा उन पर मानहानि का केस ठोक दिया। खासकर वो बॉबकट वाली आंटी, वो तो पूरे शहर की दबंग थी। उन्होंने ज़ेंग परिवार की ऐसी तैसी कर दी। इधर ज़ेंग्यू की हालत ये थी कि उसे होश आते ही वो मेरे प्रोफाइल को दिन में 100 बार चेक कर रही थी। मैंने भी चालाकी की। रोज मोगरे के फूल की फोटो डालता और उस पर मिस यू, लव यू वाले गुलाबी स्टिकर चिपका देता। वो पागल हो गई थी। रात के 3 बजे तक मेरा प्रोफाइल चेक करती थी। मुझे तो लगा था शायद हार्ट अटैक से निपट जाएगी, पर कहते हैं ना, नीम हकीम खतराए जान, और पापियों की उम्र लंबी होती है। उसने सहानुभूति बटोरने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। गरीबी का रोना रोया, अस्पताल के बिल दिखाए। कुछ भोले लोगों ने उसे पैसे भी दान कर दिए। फिर आया वो दिन जिसका सबको इंतजार था, रिजल्ट। हम सब कंप्यूटर के सामने बैठे थे। पिछले जन्म में इतने तनाव के बाद भी मेरे 658 नंबर थे। इस बार क्या होगा? मैंने रोल नंबर डाला पर स्क्रीन पर कुछ नहीं आया। पापा पसीने पसीने हो गए। दादाजी को लगा गांव का इंटरनेट खराब है। मैंने धीरे से दादाजी का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, टॉप 50 बच्चों के नंबर सीधे स्क्रीन पर नहीं दिखाए जाते। मम्मी पापा को बात समझ आई और वो पागलों की तरह नाचने लगे। पूरे मोहल्ले और गांव को पता चल गया कि कुछ बड़ा हुआ है। दादाजी की तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। उन्होंने पापा को डांटा, अरे ओ बुद्धू, खड़ा क्या है? जा शहर से मीट मछली और मिठाई मंगवा, पूरे गांव को दावत देंगे। तभी पापा का फोन बजा। नंबर देखते ही मेरी चीख निकल गई। पापा, ये तो टॉप यूनिवर्सिटी वालों का फोन है। पापा के हाथ कांप रहे थे, फोन ही नहीं उठा पा रहे थे। दादाजी ने फोन छीना और बड़े टशन में बोले, हेलो, हाँ, मैं उसका दादा बोल रहा हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। पापा और मम्मी ने कान लगा रखा था, पर दादाजी ने उन्हें पास नहीं आने दिया। फोन कटा तो दादाजी और पापा दोनों रो पड़े। बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। तेरे 708 नंबर आए हैं। तू पूरे स्टेट का टॉपर है। बस फिर क्या था, टीवी वाले गांव पहुंच गए। मेरा इंटरव्यू हुआ। पूरे देश में मेरा नाम छा गया।
जो लोग पहले जेंग्यू की बातों में आकर मुझे कोस रहे थे, अब वो मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे। जेंग्यू की पोल खुल गई। लोग उसे सोशल मीडिया पर झूठी और अटेंशन सीकर कहकर गालियां देने लगे। स्कूल कॉलेज वाले पापा को फोन करके इनाम देने की बात करने लगे। पापा बोले अब गाँव में नहीं रुक सकते, शहर जाना होगा, एडमिशन की औपचारिकताएं पूरी करनी है। दादा दादी को डर था कि कहीं कोई मेरा एडमिशन लेटर ना चुरा ले। मैं तो चाहता था कि गांव में तब तक रुकूं जब तक जेंग्यू का तमाशा खत्म ना हो।